जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 में है अम्ल, क्षारक और लवण। क्या है? पाठ 11 अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसका हम 2 भाग पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ भाग बाकी था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो हमने पिछले 2 भागों में जाना था कि अम्ल और क्षारक किस रूप में प्रकृति में मिलते हैं, उनका हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, वे स्वाद में कैसे होते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। और हमने उनका परीक्षण भी देखा था कि किस तरह से लिटमस पेपर की सहायता से उसका परीक्षण किया जा सकता है, और कुछ प्राकृतिक सूचक भी हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे हल्दी और अड़हुल के फूल का। तो ये हमने दोनों चीज़ों से हमने परीक्षण करके देखा था और अम्ल और क्षार को पहचाना था। तो आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो फिनोल्फथेलीन का प्रयोग है वो क्या होता है। और हमें इससे पहले हमने जाना था कि अम्ल किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है, उसका परीक्षण कैसा होता है, क्षारक का परीक्षण किस प्रकार से होता है, उनका स्वाद किस तरह का होता है। और आज हम जानेंगे कि जो अम्ल और क्षार मिलने से क्या बनता है और कौन से सूचक का हम आगे प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम क्रियाकलाप 5 को करते हैं। तो यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए, या फिर आप किसी बड़े की सहायता से भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि एक परख नली में 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए और परख नली होल्डर की सहायता से पकड़िए। क्या लेंगे? एक परख नली में 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और परख नली को, जो नली होल्डर है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, तो उस तरह के होल्डर की सहायता से आप पकड़ेंगे। अम्ल का रंग नोट कीजिए। जो अम्ल का रंग है उसको आप नोट करेंगे। इसमें फिनोल्फथेलीन की 2 से 3 बूंदें डालेंगे। तो जो फिनोल्फथेलीन है उसको आप उसमें डालेंगे। तो इसका रंग भी आप नोट कीजिए कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे क्या करेंगे? परख नली को हिलाएंगे। अब परख नली के अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बूंद बूंद करके आप डालेंगे और परख नली होल्डर की सहायता से परख नली को आप हिलाते रहेंगे। तो जो आपने होल्डर पकड़ा है उसको थोड़े थोड़े हिलाएंगे और उसको, जो अंदर विलयन है, उसको मिलाने का कोशिश करेंगे। तो परख नली के द्रव्य के रंग में जो परिवर्तन होता है उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 बूंद डालते ही जो द्रव्य है उसका जो रंग है वो गुलाबी हो जाएगा। अब ड्रॉपर से अम्ल की 1 बूंद डालिए। अब क्या करेंगे? एक ड्रॉपर लेंगे और उसमें अम्ल का 1 बूंद उसमें डालेंगे। तो आप देखेंगे कि जो द्रव्य है वो रंगहीन हो गया। तो पहले उसका रंग कैसा दिखा? गुलाबी दिखा, लेकिन जब आपने उसमें अम्ल का 1 बूंद डाला तो उसका जो रंग है वो रंगहीन हो गया, उसमें कोई रंग अब दिखाई नहीं देता है। तो पुनः ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की 1 बूंद फिर से डालेंगे। तो आप देखेंगे कि पुनः जो द्रव्य है उसका जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है। तो ये जो आपने परीक्षण किया, एक बार रंग चला जा रहा है, एक बार गुलाबी दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है? तो अब आपने जाना कि जो फिनोल्फथेलीन है वो क्षारकीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। जो क्षार विलयन है तो उसमें क्या होता है? उसका रंग गुलाबी हो जाता है जब फिनोल्फथेलीन डाला जाता है। तथा जो अम्लीय विलयन है, यदि जो विलयन है वो अम्लीय हो जाता है तो उसका जो रंग है वो रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से फिनोल्फथेलीन की सहायता से भी आप जांच कर सकते हैं। तो जब क्षारीय विलयन होगा तो वो गुलाबी होगा और जब अम्लीय विलयन होगा तो वो रंगहीन होगा। तो देखिए इस तरह से परीक्षण करेंगे। देखिए गुलाबी और यहाँ रंगहीन।
तो फिनोप्थिलीन से इस प्रकार से परीक्षण कर सकते हैं। तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन की उचित मात्रा मिलाई जाती है तो अम्ल और क्षारक का जो अपना गुण है वो नष्ट हो जाता है। तो क्या किया जा रहा है, जब किसी कोई अम्लीय विलयन है और उसमें क्षार डाला जा रहा है, क्षारीय विलयन का एक निश्चित मात्रा मिलाया जा रहा है, तो जो अम्ल और क्षार का अपना गुण है वो समाप्त हो जाता है और ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसा जो विलयन तैयार हो जाता है उसको कहते हैं उदासीन विलयन और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। तो जब उदासीन विलयन तैयार हो जाता है जिसमें अम्ल और क्षार का गुण नहीं होता है तो ये जो प्रक्रिया होता है इसको उदासीनीकरण कहा जाता है और विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है। उदासीन विलयन में न अम्ल का गुण होता है और ना ही क्षार का गुण होता है। मतलब अम्ल और क्षार का एक निश्चित मात्रा में जब मिलाया जाता है तो ऐसा विलयन तैयार हो जाता है जिसमें ना अम्ल का गुण होता है और ना ही क्षारक का गुण होता है। उदासीनीकरण के तुरंत बाद परख नली को स्पर्श कीजिए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो जब ये उदासीनीकरण हो जाता है, अम्ल क्षार का मिलाना हो जाता है तो आप जो परख नली है उसको आप छू कर देखेंगे तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है तो आपको हल्का सा गर्म महसूस होगा। तो इस प्रक्रिया के अंत में लवण बनता है और ये जो प्रक्रिया है उसमें एक हीट जनरेट होता है, उसमें ऊष्मा निकलता है जिसके कारण परख नली आपको हल्की गर्म लगेगी और जब उदासीनीकरण हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो जो लवण है वो अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखें किस तरह से तैयार हो रहा है। देखिए यहाँ पर जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जा रहा है तो लवण बन रहा है और साथ में जो जल है वो बन रहा है और ऊष्मा मुक्त हो रही है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया गया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। तो इस तरह से अम्ल और क्षार को मिलाकर लवण बनाया जाता है और उसका परीक्षण भी हमने देखा। अब हम देखेंगे वर्षा जल के बारे में कि वर्षा जल क्या है। तो वर्षा जल क्या है, जो बारिश के रूप में पृथ्वी में आता है वो वर्षा जल है जो बादलों से हमको प्राप्त होता है। तो हम सभी जानते हैं बरसात के बारे में, लेकिन ये जो बरसात है ये कभी कभी अम्लीय हो जाता है, अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। तो क्या आपने अम्ल वर्षा से होने वाली क्षति के बारे में सुना है? शायद आप अम्ल वर्षा के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे। तो जो अम्ल वर्षा है इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो जब बरसात के जल के साथ अम्ल जो है वो मिलकर बारिश के रूप में पृथ्वी में आते हैं तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। और ये अम्ल वर्षा जल में कैसे आते हैं? तो वर्षा जल का जो अम्लीय होने का कारण है वो है प्रदूषक, जो गैस होती हैं उसके कारण होता है। जो कल कारखाने एवं विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियों से निकलने वाले जो प्रदूषक है उन गैसों के कारण जो गैस है, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो गैस है वो वायुमंडल में वर्षा जल से मिलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो ये जो प्रदूषक हैं जो गाड़ियों से निकलते हैं, कारखानों से निकलते हैं और वायुमंडल में रहते हैं, फिर ये बारिश के जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और जब ये बारिश के जल के साथ पृथ्वी में आते हैं तो इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा भवनों, जो ऐतिहासिक इमारत हैं या फिर पौधे हैं, जंतु हैं, इनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। तो अम्ल वर्षा हमारे पृथ्वी के लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि इससे पौधों को, जंतुओं को भी क्षति होती है, जो भवन है उनको भी क्षति होती है।
तो अब सोचिए कि चूना जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए तो अभिक्रिया का मिश्रण जो है वो गर्म होगा या ठंडा। तो चूना क्या है, क्षारीय है, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अम्ल है, एसिड है। तो दोनों को मिलाया जाएगा तो लवण बनेगा, और लवण बनने से ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए ये जो अभिक्रिया होगा ये गर्म होगा। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का महत्व, तो हम अपने दैनिक जीवन में उदासीनीकरण को देखेंगे तो इसका क्या महत्व है भी जानेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम शादियों पार्टियों में जाते हैं तो बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले खाना खा लेते हैं, तो हमारा पेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो ये जो परिस्थिति होता है पेट खराब होने का, तो इसको ही क्या कहते हैं, अनपच कहते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, अनपच के शिकार हो जाते हैं जब पार्टियों में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो इस स्थिति में खट्टी डकारें एवं गले में जलन होने लगती है। तो जब पेट में गड़बड़ हो जाती है, अनपच हो जाता है, भोजन नहीं पचता है, तो हमको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं और गले में जलन भी होने लगता है। तो ये जो परिस्थिति है इसको अनपच कहते हैं। तो हमारे जो आमाशय है, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो पाचन में सहायता करता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये जो आमाशय से सिक्रीट होने वाला, जो स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है और इसी की सहायता से भोजन पचता है। लेकिन ये जो स्राव्य हो रहा है वो अधिक होने पर अनपच की स्थिति बन जाती है। यदि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आमाशय के द्वारा छोड़ा जाता है, तो वो यदि अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई क्षारीय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनपच हो जाएगा, पेट में गड़बड़ी होने लगेगी। तो जब भी आप पार्टियों में बहुत ज्यादा उस तरह का चीज खाएंगे तो हमको क्या खाना होगा, क्षारीय सेवन करना होगा चीजों का, तब बैलेंस हो सकेगा। तो इसके लिए हम दूधिया जो मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और जो हमारा पेट में गड़बड़ हो रहा है उसे ठीक कर देता है। देखिए अब हम जानेंगे चींटी का डंक। कभी आपको यदि चींटी ने काटा है तो काफी जलन होता है, देखेंगे होंगे। तो ये चींटी क्या करते, डंक मार देती है। तो चींटी जब काटती है तो त्वचा में वो फार्मिक अम्ल डाल देती है। तो चींटी से फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है जिससे जलन होने लगता है। और ऐसी स्थिति में खाने वाला जो नमी युक्त सोडा है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर कैलेमाइन विलयन है, मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। तो जब चींटी काटे तो आप वहां पर सोडा डाल सकते हैं, तो ज्वलन जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसमें उदासीनीकरण हो जाएगा। तो उसमें आप कैलेमाइन विलयन मिलाकर भी उदासीन कर सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो इस तरह से चींटी जब डंक मारे तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे मृदा का उपचार। तो मृदा का उपचार होना भी बहुत आवश्यक है, ये किसानों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है, या फिर आप भी अपने बगीचा लगाते हैं तो आपके लिए भी काफी जरूरी जानकारी है। तो मृदा का उपचार किस तरह से किया जा सकता है, तो अत्यधिक अम्लीय या फिर अत्यधिक यदि क्षारीय मिट्टी होगा तो फसल के लिए ये अच्छा नहीं है। तो कोई भी फसल यदि आपको उगाना है तो आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं होनी चाहिए। तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जो मिट्टी होता है वो अम्लीय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पौधों की जो वृद्धि है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होता है तो ऐसी स्थिति में जो चूना है, बिना बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड या कहते हैं, या फिर जो बुझा हुआ चूना है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको मिट्टी में मिलाकर उपचारित किया जा सकता है। तो यदि आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है तो आप उसमें चूना मिला सकते हैं और चूना मिलाने से आपका जो मिट्टी है वो सही हो जाएगा। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है और जैव पदार्थ क्या करते हैं, मिट्टी में
अम्ल भी मुक्त करते हैं। तो अम्ल छोड़ते हैं तो फिर जो आपका मिट्टी है वो भी ठीक हो जाएगा। जो मिट्टी का जो क्षारीय गुण है उसको उदासीन कर देगा। तो इस तरह से मिट्टी का भी आप उपचार कर सकते हैं। अब आप अपने आसपास देखे होंगे जो कारखाने हैं, तो कारखानों का जो अवशिष्ट जल होता है, जो केमिकल होता है, उसको नदियों में या फिर किसी जलाशय में छोड़ दिए जाते हैं। जो अधिकतर कारखाने होते हैं वो अधिकतर जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वे नदियों के किनारे होते हैं और वहां से जो भी उसका गंदगी होता है उसको नदियों में बहा दिया जाता है। तो बहुत समय ऐसा स्थिति हो जाता है कि जो जलीय प्राणी हैं वे मरने लगते हैं। तो क्या कारण है? तो कारखानों के अवशिष्ट का उपचार करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि उपचार नहीं करेंगे, सीधे जलाशयों में डाल देंगे तो वो जल को जहरीला कर देगा और उसमें जो रहने वाले पौधे हैं, जलीय जीव हैं, वे भी नष्ट हो जाएंगे। तो अक्सर क्या किया जाता है, कल कारखानों से निकलने वाले जो पदार्थ है उसमें अत्यधिक मात्रा में अम्लीय पदार्थ होते हैं और उसको सीधे जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जलाशय दूषित हो जाते हैं। अम्लीय पदार्थ मिट्टी को बंजर कर देते हैं। यदि उसको मिट्टी में डाल दिया जाए उसको, तो मिट्टी भी बंजर हो जाता है और जलाशयों में जहरीला हो जाने के कारण वहां रहने वाले जो जलीय जीव हैं, पौधे हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं। अतः कारखानों के अवशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन कर देना चाहिए। तो अम्ल में यदि क्षार मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा और जो जलाशय हैं या फिर मिट्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ एक प्रश्न है कि अनीता ने देखा कि कारखाने के सामने के तालाब की जो मछलियां हैं वो अचानक मरने लगी हैं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो अभी आपने जाना कि जो कारखानों से निकलने वाले पदार्थ हैं उसमें अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। तो उसको यदि जलाशयों में डाल दिया जाता है, जैसे यहाँ तालाब की बात हो रही है, यदि तालाब में वैसा पानी चला जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है। तो और ऐसे पानी में मछलियां नहीं जीवित रह सकती हैं और वे मरने लगती हैं। तो जो अनीता है वो तालाब के मछलियों को कैसे बचा सकती है? तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाएगी, क्षारीय विलयन मिलाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो जो जल है वो उदासीन हो जाएगा और अम्लीय जल के कारण जो मछलियां मर रही थी वे बच जाएंगी। तो इस तरह से हमको जानना भी जरूरी है कि किस तरह से हम अपना प्रकृति को बचा सकते हैं इन अम्लों से या फिर क्षार से। तो कोई भी चीज अत्यधिक अच्छा नहीं होता, चाहे वो अम्ल हो या फिर क्षार हो, लेकिन हमको क्या आवश्यक है कि हम उसको पहचानेंगे, किस तरह से उसका उपचार कर पाए, इसको भी जानकारी लेना आवश्यक है। तो इसको आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होगा, आपको इसको समझना होगा और जानना होगा। और जब आप जान जाएंगे तो अपने खेतों में भी उसका उपयोग करेंगे, यदि या फिर अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, अपने घर वालों को भी बता सकते हैं। तो आपके लिए तभी ये उपयोगी हो सकता है जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो हमने इस पाठ में बहुत सारे चीजों पर चर्चा की। फिर एक बार हम देख लेते कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा जो क्षारक का स्वाद है वो कड़वा होता है। तो ये हमने पाठ के प्रारंभ में ही देखा था। तो क्षारक को छूने पर साबुन की तरह चिकना होता है। जो क्षारक होता है जब हम उसको छुएंगे तो साबुन की तरह चिकना होगा। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वो जो लिटमस पत्र है उसको लाल कर देता है। तो हमारे आसपास पाए जाने वाले जो प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे हल्दी हुआ, गुड़हल का फूल है, ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। इसकी सहायता से भी आप अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाने पर उदासीन विलयन होता है। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। इसमें ना अम्ल के गुण होते हैं ना क्षार के गुण होते हैं। सूचक अम्ल, क्षारक और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग दर्शाते हैं, जो हमने विस्तार से जाना। यहाँ और बताने की आवश्यकता नहीं है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। तो जब अम्ल और क्षारक में अभिक्रिया होता है तो लवण बनता है, जल बनता है और
ऊष्मा मुक्त होती, इसलिए वो थोड़ा गर्म होता है। लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों पर चर्चा किया पाठ में। आप इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।